हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो अभी गवर्नमेंट ने लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ प्रोविजंस पे अभी रिसेंटली स्टे लगाया है। वो कौन कौन से प्रोविजंस है स्पेशली जिसमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि वो जो गवर्नमेंट है अपनी आर्बिट्ररी पावर को यूज कर रही है। जैसे कि एक प्रोविजन है जिसमें कलेक्टर के पास में एक्सेसिव पावर रहती है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज करके कोई भी जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की उसको मतलब अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। एक तो ये पावर रहती है ना, तो ये एक आर्बिट्ररी पावर थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। एक थी कि जो नॉन मेंबर्स है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स, वो वक्फ बोर्ड में कितने हो सकते हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन लगा दी। पहले इसमें मतलब अभी जो एक्ट आया था उसके तहत ये हुआ था कि नॉन मेंबर्स की जो नंबर है वो जो ओरिजिनल मुस्लिम मेंबर्स है उनसे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, पर कुछ प्रोविजंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखा है। मतलब उन प्रोविजंस को 2025 में जो एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग उसको मान्य किया है। ठीक है, तो हम उन प्रोविजंस को भी देखेंगे जिनमें स्टे लगाया है, जो प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किए हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है वो भी देखेंगे। आर्टिकल 26 जिसको इसमें बेसिकली ऐसा माना गया है कि आर्टिकल 26 का इसमें वायलेशन हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। तो सारी चीजों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम देखें कि अभी चर्चा भी क्यों है, तो इसके संशोधन के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, इस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26, उसमें बेसिकली ये होता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो धार्मिक संप्रदाय जो है अपने मामलों का प्रबंधन करने का जो अधिकार है वो उनके पास में रहे, इसी का ये आर्टिकल है। इसका बेसिकली वायलेशन हो रहा था, इसका उल्लंघन हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया। ठीक है, फिर जिलाधिकारियों यानी कि जो कलेक्टर्स हैं उनको अति प्रशासनिक शक्तियां इसमें दी गई थी ना। एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे, है ना। अभी नीचे हम देखेंगे कौन कौन सी पावर्स है। बेसिकली मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि कोई भी वक्फ बोर्ड ने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर की कि ये उनकी मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर जो कलेक्टर्स हैं वो बिना किसी के मतलब बिना ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर के लिए उनको जाने की जरूरत नहीं कि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल से ऑर्डर ले, खुद ही ऑर्डर पास करके उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये कह सकते हैं एक आर्बिट्ररी पावर थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर पे स्टे लगा दिया। फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम, जो मैंने आपको बताया ना गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, उस पर भी लिमिटेशन लगा दी, क्योंकि समुदाय की स्वायत्ता पर ये प्रश्न उठा रहा था। उसकी ऑटोनॉमी, जो मुस्लिम मेंबर्स है उनकी ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, क्योंकि उनके राइट्स, उनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाले जो राइट्स है उनको कंसीडर करके बोर्ड बनाया गया है ना। उनके रिलीजियस मैटर्स को कंसीडर करके बोर्ड बनाया गया। तो इसमें रिलीजन को प्राथमिकता दी गई है, तो उसमें मुस्लिम मेंबर्स का होना आवश्यक है। तो नॉन मुस्लिम्स की लिमिटेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मौजूदा वक्फ संपत्तियों व धार्मिक परोपकार पर इसका संभावित असर हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से भी इसको लाया गया है। अब वक्फ अधिनियम 1995, पहले 1995 वाला जो ओरिजिनल अधिनियम था उसको देखेंगे, फिर अभी क्या क्या चेंजेस लाए उनको भी देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रशासन, उसका बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, प्रबंधन हो और कंजर्वेशन हो। जो प्रॉपर्टीज है उनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, प्रशासन हो, प्रबंधन हो, ठीक है, और संरक्षण हो। फिर मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक परोपकारी उद्देश्य हेतु संपत्ति का स्थायी दान, कोई भी मुस्लिम कार्य के लिए अपनी प्रॉपर्टी को स्थायी दान कर सकता है, धार्मिक या परोपकार वाले जो कार्य हैं उनके लिए। यही इसका वक्फ का मतलब होता है। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली प्रॉपर्टीज का कंजर्वेशन करता है, उनका मैनेजमेंट करता है, उनकी देख रेख करता है। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद, इसमें दो बेसिकली संस्थाएं होती है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी केंद्रीय वक्फ परिषद, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, और संपत्तियों का पारदर्शी उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। और स्टेट की भी होती है राज्य वक्फ बोर्ड। फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो उम्मीद एक्ट है वो क्या है, उसके क्या मेन प्रोविजन है वो पहले हम देख लेते हैं। कि ट्रस्ट अपवर्जित यानी अन्य चैरिटी कानूनों के तहत मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ नहीं माने जाएंगे। ठीक है, एक तो इनको मुस्लिम ट्रस्ट जो वक्फ है उनको नहीं माना जाएगा, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर इनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पहले उनको माना जा रहा था। फिर उत्तराधिकारी अधिकार यानी इनहेरिटेंस जो राइट्स होते हैं महिलाओं के एवं बच्चों के,
उनको भी वो राइट्स मिलेंगे। अपनी विरासत पाने के बाद ही संपत्ति वक्फ बनेगी, मतलब वो अपना राइट्स पाले, जो फीमेल्स और जो तो फीमेल्स और बच्चे वो अपने राइट्स पाले, इनहेरिटेंस वाले, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। फिर जनजातीय भूमि संरक्षित, मतलब फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जो जनजातीय भूमि रहती है, जो जनजातीय लैंड रहती है, उनपे वक्फ निषिद्ध है, मतलब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नहीं कह सकते कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही है उनकी बात हो रही है, जनजातीय भूमि की। फिर अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों की सुनवाई हो पाएगी। पहले हाई कोर्ट नहीं कर सकता था, अब हाई कोर्ट भी इसकी सुनवाई कर पाएगा। फिर बोर्ड का जो योगदान है, मतलब वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं ना, उसमें उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 7% से घटकर 5% कर दिया है। फिर आय लेखा परीक्षण, मतलब जो ऑडिट होती है ना, आय लेखा परीक्षण, वो भी अब कंपलसरी कर दी गई है। जिन वक्फ संस्थाओं का वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, वहां पे इसको कंपलसरी कर दिया, वहां पे जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो कंपलसरी कर दी है, जिससे कि गवर्नमेंट ये मेजर कर पाए ये जो फंड्स वगैरह है, फाइनेंशियल फंड्स है, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। फिर वक्फ बोर्ड क्या होता है? ये कानूनी इकाई है, संपत्ति अर्जित, धारण, हस्तांतरण, मुकदमा दायर, ये सारी चीजें झेल सकती है, मतलब इसको कानूनी इकाई माना है वक्फ बोर्ड को। जैसे कि लीगल पर्सन नहीं माना जाता, जैसे कि कई रिवर्स को लीगल पर्सन माना जाता है, वैसे ही वक्फ बोर्ड को भी कानूनी इकाई माना गया है। फिर मुख्य कार्य क्या है? संपत्तियों का प्रबंधन, अतिक्रमण की रिकवरी, संपत्ति की। तो ये वक्फ बोर्ड की हमने कार्य देख लिए। ठीक है। फिर सेंट्रल वक्फ परिषद, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है? सांविधिक निकाय, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उसके अंतर्गत आती है। और इसी के अंतर्गत जो स्टेट, जो राज्य वक्फ बोर्ड है, वो भी सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है, जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, उसी के अंतर्गत आती है, और उसी के अंतर्गत उनको दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। फिर विवादित प्रावधान, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों को बरकरार रखा है, तो कुछ प्रावधानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जैसे सीमितता अधिनियम लागू, मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट जो है, उसके तहत समयबद्ध कर दिया है जो दावे हैं। मतलब वक्फ अतिक्रमित भूमि कभी भी वापस ले सकता था। पहले क्या होता था कि कोई भी अतिक्रमित यानी भूमि, कोई भी इंक्रोचमेंट वाली प्रॉपर्टी, अतिक्रमित भूमि है, उसको वक्फ वापस ले सकता था, पर अब उस पर समय सीमा लगा दी है, उस पर समयबद्ध उसको कर दिया, उस पर लिमिटेशन लगा दिया है, जिससे कि एक इनइक्वालिटी, मतलब उसके पास में जो एक्सेसिव पावर आ रही थी वक्फ बोर्ड पे, वो एक्सेसिव पावर रिड्यूस होगी। ठीक है। फिर वक्फ बाय यूज, मतलब पहले भूमि को लंबे समय से धार्मिक उपयोग होने पर वक्फ घोषित हो सकती थी कोई भी, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन, कोई पंजीकरण वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत समय से कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको धार्मिक कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, तो वक्फ उसे वक्फ वाली प्रॉपर्टी मान सकता था। ठीक है। कोई इसका पंजीकरण करवाने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर अब इस प्रावधान को सुप्रीम मतलब खत्म कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्य माना है, जिससे कि दुरुपयोग है उसको रोका जा सकेगा। फिर और कौन कौन से प्रावधानों पे रोक लगाई, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जैसे अगर कोई 5 साल से अगर इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो ये चीज आप मेजर नहीं कर सकते कि ये 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस चीज को, इस प्रावधान को हटा दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका है क्योंकि इसका सत्यापन असंभव है, आप इसका सत्यापन कर ही नहीं सकते। कोई अगर कह रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपको वो चीज माननी पड़ेगी, अगर वो 5 ईयर से रजिस्टर्ड है एज अ मुस्लिम। फिर कलेक्टर की शक्तियां क्या है? जिला कलेक्टर वक्फ संपत्ति को सरकारी घोषित कर सकता था, जैसे मैंने आपको बताया, जो सरकारी प्रॉपर्टी उसमें ले सकता था वक्फ संपत्ति को, विदाउट एनी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे रोक लगा दी है। ठीक है। फिर गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, वो भी जैसे मैंने आपको बताया, CWC में जैसे 22 सदस्य होते हैं, तो उसमें लिमिटेशन कर दिए, 4 सदस्य गैर मुस्लिम, और राज्य बोर्ड में टोटल 11 सदस्य होते हैं, तो उनमें अधिकतम 3 गैर मुस्लिम कर दिए। धार्मिक स्वतंत्रता पर और प्रमुख न्यायिक निर्णय कौन कौन से प्रीवियसली लिए जा चुके हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजॉय इमैनुअल वर्सेस केरला, ये जो बेसिकली जो प्रावधान है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया था न्यायिक निर्णय, ये बेसिकली ये था कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। नेशनल एंथम के लिए जनरली कहा जाता है ना कि आपको खड़ा होना चाहिए, विच इज वेरी राइट, आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, पर आप इसके लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ये है ये स्पेसिफिक न्यायिक निर्णय।
ठीक है, फिर शायरा बानो केस, ये तो बहुत फेमस है, ट्रिपल तलाक केस है ना। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, मतलब आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है ऐसा वो लोग कह रहे थे कि, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका उल्लंघन नहीं करता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। बेसिकली इसमें आर्टिकल 14 वर्सेस आर्टिकल 25 की बात की गई थी। आर्टिकल 25 ये होता है कि आप मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो प्रैक्टिस करने का जो अधिकार है उसमें इसको कंपलसरी प्रैक्टिस नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक कोई कंपलसरी प्रैक्टिस नहीं है, तो आर्टिकल 25 में नहीं आएगी। इसमें महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तो इसीलिए आर्टिकल 14 के तहत इसको लेते हुए इसको असंवैधानिक किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर महेश विजय बदेरकर वर्सेस महाराष्ट्र, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर, ठीक है, ये महेश विजय बदेरकर वर्सेस महाराष्ट्र, उसमें लाउड स्पीकर का यूज करना कंपलसरी नहीं है। फिर निष्कर्ष अगर हम देखें इसमें, तो इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारा जो अधिनियम आया इसका मेन उद्देश्य यही था कि इसमें बेसिकली रिफॉर्म लाना था। जो वक्फ बोर्ड एक्ट जो था 1995, ये काफी पुराना था, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30 इयर्स इसको होने वाले हैं ना, तो ये काफी पुराना था। तो इसमें पारदर्शिता लाना, जवाबदेही, उत्तराधिकार की सुरक्षा, ये सारी चीजें इसमें इंश्योर हो पाए, पारदर्शिता आए यानी कि ट्रांसपेरेंसी आए, उत्तराधिकार जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं फीमेल्स के, चिल्ड्रन के, वो सारे इंश्योर हो पाए, एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही इंश्योर हो पाए। इसके लिए ये जो इसमें रिफॉर्म है, इसमें एक्ट में जो संशोधन है वो लाना जरूरी था। तो इसमें जो समुदाय की चिंताएं थी, जो उसके माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो राइट्स की प्रॉब्लम थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जो प्रोविजंस पे स्टे लाया गया है, वो भी हम कह सकते कमांडेबल है, वो भी अच्छा प्रयास है, जिससे कि उनके राइट्स को भी इंश्योर किया जा सकेगा और एक बैलेंस की, एक संतुलन की स्थिति बन पाएगी। और सुधार और पारदर्शिता के लिए ये चीजें जरूरी है। और समावेशी संवाद होगा, मजबूत संस्थाएं बनेगी, ऐसा सुधार जो जवाबदेही व स्वायत्ता दोनों को सुनिश्चित कर पाएगा। ओके, तो यही ये आर्टिकल था। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।